जय हिंद दोस्तों, स्टडी पीसेस विद अभ्यर्थी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने इस क्लास में मध्य प्रदेश का 2024-25 का पूरा बजट अच्छे से ख़त्म करेंगे। तो शुरू करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार राज्य सरकार की वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। तो सबसे पहले तो आर्टिकल याद करिएगा। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल कौन सा है? 202। राज्यों के लिए कौन सा है? आर्टिकल क्या है? 202। ठीक है। और वित्तीय वर्ष की कब से कब माना जाता है? तो 1 अप्रैल से याद करिएगा 31 मार्च तक। अप्रैल से लेके कब तक? मार्च तक। तो ऐसे याद कर लीजिएगा कि हमारी क्या है कि मार्च में एग्ज़ाम होने के बाद अप्रैल में स्कूल खुलती थी ना, नए सिरे से नई क्लास। तो वही, तो अप्रैल से लेके कब तक? मार्च तक। तो ये वित्तीय वर्ष माना जाता है। फिर अभी इनके इस वर्ष के बीच में अवधि से संबंधित अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के विवरण के विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। वित्तीय वर्ष के आय व व्यय के अनुमान संबंधी विवरण को साधारणतः बजट के नाम से जाना जाता है। अरे हमारे मंथली बजट ही हमारे घर में होता है कि मान लीजिए घर में आ रहा है कितना? 20,000 रुपये। ठीक है, मंथली 20,000। तो पहले तो महीने के पहले ही क्या हो जाता है कि रख दिया जाता है पहले शुरू में कि 20,000। अब इसमें से हमको कि ये स्कूल की फ़ीस के लिए, कॉलेज की फ़ीस के लिए, ये किराने के लिए, रूम के लिए, ये अन्य चीज़ों के लिए, ठीक है। तो हमारा ये एक वो तैयार हो जाता है। तो ये जब शुरू में पैसा रखा जाता है तो इसका मतलब ये है कि कहाँ कौन सा पैसा कितना। तो ऐसा करते हैं ना कि पिछले महीने का भी हिसाब किताब लेते हैं कि अच्छा इस पिछले महीने यहाँ खर्च हुआ, अब इस महीने यहाँ खर्च करना है। तो ये हमारा 20,000 का क्या है? बजट है। उसके हिसाब से हमको क्या करना है? अगले 1 महीने तक उसको खर्च करना है। और जो पिछले महीने का हम एनालिसिस करते हैं कि मतलब क्या कैसे कहाँ खर्च हुआ, तो उसी को क्या बोला जाता है? आर्थिक सर्वेक्षण। कि हम सर्वे कर रहे हैं कि अच्छा हमारा पैसा जो था कहाँ कहाँ कितना खर्च हुआ, क्या हमने जो 20,000 रखा था उसमें कुछ बचा भी कि ज़्यादा खर्च हो गया 20,000 से। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण होता है। आर्थिक सर्वेक्षण में पुराने खर्चों का हिसाब किताब होता है और बजट में अगले साल के लिए हम कहाँ कौन सा खर्च करेंगे उसका विवरण होता है। तो दोनों का अंतर समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद वित्तीय वर्ष के आय व व्यय के अनुमान संबंधी विवरण को साधारणतः बजट के नाम से जाना जाता है। इसमें गत वर्ष के वास्तविक और चालू वर्ष के बजट अनुमानों से संबंधित पुनरीक्षित अनुमान तथा आगामी वर्ष के बजट अनुमान सम्मिलित होते हैं। मैंने बता दिया। अब बजट अनुमानों को 3 निधियों के मध्य वितरित किया जाता है: संचित निधि, आकस्मिक निधि, लोक लेखा। ठीक है। तो ये पॉलिटी ये इकोनॉमिक्स से आपने पढ़ा होगा, संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा। अब महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे मध्य प्रदेश? तो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अप्रैल 2024 कब? अप्रैल से 31 जुलाई 2024 तक के लिए लेखा अनुदान विधानसभा में पेश किया था। 1 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2024 के बीच में। तो इसमें इम्पोर्टेंट सिर्फ इतना है कि वित्त मंत्री हमारे कौन है? जगदीश देवड़ा। फिर मध्य प्रदेश में वाणिज्यिक कर, वित्त योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्री उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने। तो ये सब वाणिज्यिक कर, वित्त योजना, आर्थिक मतलब पूरा जगदीश देवड़ा के हाथ में है। मैं मध्य प्रदेश बजट 2024-25 3 जुलाई 2024 को तो किस तारीख को प्रस्तुत किया है? याद करिएगा 3 जुलाई 2024 को। कब? 3 जुलाई 2024 को। फिर मध्य प्रदेश बजट का फोकस क्या रहा? राजस्व आयों में वृद्धि करना है, पूंजीगत निवेश में बढ़ावा देना है। अभी आगे समझाएंगे कि राजस्व क्या होता है, पूंजीगत क्या होता है। आगामी 5 वर्षों में बजट का आकार क्या करना? 2 गुना करना, याद के रहिएगा। फिर सड़क, सिंचाई एवं बिजली सुविधाओं को विस्तार। तो किस सड़क, सिंचाई, बिजली ऐसे आ जाता है क्वेश्चन की प्रमुख फोकस क्या था? गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास एवं रोजगार। तो राजस्व आय में वृद्धि, पूंजीगत निवेश, आगामी 5 वर्षों में बजट का आकार 2 गुना, सड़क, सिंचाई एवं बिजली, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं, औद्योगिक विस्तार। ठीक है। फिर उसके बाद बजट 2024-25 में विनियोग की राशि 3,65,067 मतलब 3,65,067 करोड़ रुपए अनुमानित रखा गया है।
मतलब इतना हमको क्या करना है, खर्च करना है। तो पिछले वाले बजट से कितना ज़्यादा है, 16.25, इम्पॉर्टेंट है। पिछले वाले बजट से कितना ज़्यादा है, 16.25, लगभग ऐसे 365, 3 का 2 गुना क्या होता है 6, फिर 6 से कम कर देंगे 5, तो ऐसा याद कर लीजिएगा कि किससे शुरू होता है 365, और लाख में था 3,65,000, और बाकी तो इतना आप कर लेंगे। तो वृद्धि मेन कितनी, 16.27। प्रचलित भावों पर वर्ष 2023-24 अग्रिम अनुसार मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति अप्रति व्यक्ति आय। तो पहला पॉइंट याद कि कितनी वृद्धि हुई बजट के आकार में, 16.25%। फिर प्रचलित भावों पर वर्ष 2023-24 अग्रिम अनुसार मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी के एग्जाम में प्रति व्यक्ति आय बिहार का पूछ लिया था, तो हो सकता है मध्य प्रदेश का भी। तो 1,82,565 रुपये है, ठीक है। 1 लाख मतलब याद के रहेगा, लगभग कितने, 1.5 लाख के करीब पहुंच रहा है प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश के लोगों का, 1,42,000, ठीक है। अब 2003 में कितना था, सिर्फ 13,000 रुपये। तो मतलब 20 साल के अंदर कितने गुना हो गया, 11 गुना हो गया है। तो अभी इतने में एक बार रिवीजन करवा लेते हैं, क्या याद होता, क्योंकि इसमें पूरा नहीं रट सकते ना। पहले तो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा है, बजट का प्रस्तुत किया 3 जुलाई 2024 को, ठीक है। तो बजट कितने का बजट रखा गया, 365,067, ठीक है। पिछले बार से 16.25% ज़्यादा। और ये क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश के लोग कितनी है, 1,82,565 रुपये है। फोकस किस में था, तो राजस्व में वृद्धि, पूंजीगत निवेश को बढ़ाना, 5 वर्षों में बजट का आकार 2 गुना कर देना, सड़क सिंचाई, बिजली, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं, औद्योगिक विस्तार, ठीक है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के बजट मुख्य बिंदु निम्नानुसार है। IMF के अनुसार 14 जून 2024 को प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था का स्थान विश्व की सबसे बड़ी 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, ठीक है। फिर देश के प्रधानमंत्री का वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। कब तक, 2047 तक। आगामी 5 वर्षों में प्रदेश के वार्षिक बजट के आकार को 2 गुना किया जाए। वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत किए जा रहे बजट के आकार में वर्ष 2023-24 के बजट की तुलना में 16% से अधिक, वही 16.25%, ठीक है। वर्ष 2024-25 का बजट मध्य प्रदेश गवर्नमेंट डायरी ऐप के माध्यम से देख सकते हैं। कौन से ऐप के माध्यम से, MP गवर्नमेंट डायरी ऐप के माध्यम से, याद करिएगा, MP गवर्नमेंट डायरी ऐप के माध्यम से। वर्ष 2023-24 का बजट प्रथम बार ई बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया था। तो पहली बार ई बजट के रूप में कब प्रस्तुत किया गया था, पिछले साल ही, याद किए रहेगा, 2023-24 में। फिर उसके बाद अब कहाँ कितना, तो पिछले साल कितना था, अनुमान बजट कुल प्राप्तियाँ, कितनी प्राप्तियाँ का मतलब सरकार को जहाँ से पैसे मिलते हैं, तो कहाँ से, तो 2023-24 में कि कहाँ प्राप्तियाँ कितनी थी, 2,81,660, जो कि 2024-25 में उनको अनुमान है कि हमारे बजट में आखिर अगले मतलब 25 तक के लिए ना हम बना रहे हैं कि बजट हमारा वो क्या कहते हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के, तो अब अनुमान लगा रहे हैं कि कितनी प्राप्तियां हमको हो सकती हैं, ठीक है। बजट में अगले साल का अनुमानता, इसीलिए हर चीज़ में क्या लगा रहेगा, अनुमान। और आर्थिक सर्वेक्षण में ये कि जो हमने बजट में अनुमान लगाया था, तो क्या वो चीज़ें हुई कि नहीं हुई, तो वो आर्थिक सर्वेक्षण में देखते हैं, ठीक है ना। तो क्या बजट अनुमान कितना था, 2,81,660, अब कितना, 3,30,915 इस बार अनुमान लगाया गया। ये इतनी प्राप्तियाँ होंगी, तो कितने % की बढ़ोतरी है, 17% की। यही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रहता है, वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं रहती। ये कि कुल प्राप्तियों में कितने % की वृद्धि का अनुमान लगाया गया, तो कितने, 17% का, बिल्कुल याद के रहेगा। और हमारे बजट भी 16.25% ज़्यादा है पिछले बार की अपेक्षा है, ये याद करिए। अब राजस्व प्राप्तियाँ, तो सबसे पहले तो राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की आय के 2 प्रमुख स्रोत हैं। काहे के, आय के कि सरकार जहाँ से पैसा प्राप्त करेगी। तो राजस्व प्राप्तियां वो आय होते हैं जो सरकार को अपने समान कार्यों को चलाने के लिए नियमित रूप से प्राप्त होते हैं। इनसे सरकार की परिसंपत्तियों में कोई कमी नहीं होती, ना ही देनदारियां में वृद्धि। देनदारियों का मतलब क्या होता है कि सरकार की जिम्मेदारी की ऐसा है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं रहता, क्योंकि इसमें टैक्स होता है। तो टैक्स सरकार को तो मिलेगा, सरकार थोड़ी किसी को टैक्स देगी, सरकार को तो मिलेगा। इसीलिए इसमें कहा है कि इसमें कोई देनदारियां में वृद्धि नहीं होती।
जैसे कर राजस्व, तो इनकम टैक्स में जैसे प्रत्यक्ष कर में जैसे आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स से जो पैसा मिलता है, तो ये टैक्स सब किस में आता है? राजस्व प्राप्तियों में, याद के रहिएगा, जैसे जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब। फिर उसके बाद गैर कर राजस्व में भी इसमें कर राजस्व और गैर कर राजस्व में और क्या क्या चीज़ें, जैसे सरकारी सेवाओं से प्राप्त शुल्क हो गया, ब्याज से प्राप्त है कि भाई सरकार ने अगर किसी को कहीं उधार दिया है तो उससे जो आय प्राप्त होती है उससे, ठीक है ना। और ये लाभांश और मुनाफा कि भाई कहाँ लाभ हुआ है, कहाँ मुनाफा हुआ है। फिर जुर्माना, दंड, अनुदान और सहायता, इन सब चीज़ों तो कभी कभी पूछ लेता है कि ये डिविडेंड और प्रॉफिट या इंटरेस्ट, ग्रांट और एड, ये किस तरह के रिसिप्ट में आते हैं। तो याद करिएगा ये सब किस में आते हैं? राजस्व प्राप्तियों में। क्या क्या आएगा? टैक्स आएगा, एकदम टैक्स जितने प्रकार के होते हैं। फिर फीस, जो सरकार फीस और चार्जेस लेती है अपनी सेवाओं के लिए। फिर उसके बाद जो कहीं ब्याज अगर दी हो सरकार तो उसके से जो आय प्राप्त होगी। डिविडेंड, प्रॉफिट और फाइन, जो कि ये जुर्माना और दंड कि जैसे रोड में चलाते हुए किसी ने वो ट्रैफिक रूल का उल्लंघन कर दिया तो ये सब पैसा सरकार के पास जाता है, जो भी वो दंड जुर्माना लगता है, तो ये सब। और अनुदान, ग्रांट्स और सहायता कहीं से भी, जैसे कि WTO, WHO, इन सब से सहायता भी मिलती है ना सरकार को कि योजनाओं को संचालन के लिए। तो ये सब किस में आती हैं? राजस्व प्राप्तियां में, ठीक है। फिर पूंजीगत प्राप्तियां क्या हैं? पूंजीगत प्राप्तियां वो आय होते हैं जो सरकार को पूंजीगत संपत्तियों को बेचने या उधार लेने के माध्यम से प्राप्त होती हैं। इसमें इनसे या तो सरकार की परिसंपत्तियाँ कम होती है या देनदारियाँ बढ़ती हैं कि भाई अगर हम उधार लेंगे तो हमको लौटाना भी पड़ेगा, ठीक है ना। और ये हम कोई अगर पूंजीगत संपत्ति, पूंजीगत वो, तो उसको हमको दिन प्रतिदिन, जैसे पूंजीगत के अंतर्गत क्या आता है? रेलवे बनाना, मतलब विकास के सारे काम करना, ये पूंजीगत तो व्यय में आते हैं। सरकार जब उसमें खर्चा करती है, अभी यहाँ प्राप्तियां की बात हो रही है कि सरकार को कहाँ कहाँ से पैसा आता है। तो पूंजीगत व्यय क्या होगा कि जैसे सरकार ने रोड बनाई तो वो पूंजीगत व्यय के अंतर आ गया, सरकार ने खर्च किया। अब उस रोड में जब सरकार ने टैक्स लगा दी तो वो जो टैक्स मिला तो वो किस में आ गया? उससे रोड में जो भी कि जितनी भी रोड चल रही है तो टोल प्लाजा से जो पैसा मिलता है, ये सब तो वो पूंजीगत जो उन्होंने व्यय किया था उससे जो उनको प्राप्ति मिली, जो भी जैसे भी, तो वो कौन से किस में आ जाता है? पूंजीगत प्राप्तियों में आ जाता है। अभी उसमें एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ध्यान से सुनिए, उधर क्या था, मैंने टैक्स की बोल दी थी कि टैक्स किस में आएगा? पूंजीगत व्यय में, लेकिन वहाँ पे गलत है। टैक्स किस में हमेशा आएगा? राजस्व में। थोड़ा मिस्टेक हो गई, उसको ध्यान से समझिए। टैक्स किस में आएगा? राजस्व में। कोई भी टैक्स आएगा तो वो राजस्व प्राप्तियों में ही आएगा। अब पूंजीगत प्राप्तियों में मैं समझाती हूँ कैसे। पूंजीगत प्राप्तियों में क्या आएगा? ऋण। तो ऋण सरकार को, उसमें जब हमने क्या पढ़ा था? राजस्व प्राप्तियाँ पढ़ा, तो उसमें यह था कि सरकार की कोई देनदारी नहीं होती है, सरकार को सब उसमें मिलता है, लेकिन इसमें देनदारी होती है। तो अब इसी के अंतर्गत क्या आ गया? ऋण आ गया। तो ऋण भाई सरकार को है तो प्राप्ति ही, सरकार को पैसा ही मिल रहा है, लेकिन कुछ समय बाद उसको क्या करना पड़ेगा? ऋण को लौटाना पड़ेगा। तो दो प्रकार का ऋण होते हैं, आंतरिक ऋण, बाह्य ऋण। तो जैसे बाजार से उधार, रिजर्व बैंक से उधार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से उधार। अब अपने अंदर बाजार से, मार्केट से उधार लिए भाई, बड़ी बड़ी कंपनियों से, रिजर्व बैंक से उधार, तो वो आंतरिक उधारी होती है। और बाह्य जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक से ऋण जो मिलता है बाह्य उधार, तो इसको हमको लौटाना पड़ेगा आगे चल के, तो ये लायबिलिटी में आ जाता है। फिर परिसंपत्तियों की बिक्री, अब सरकार ने कोई सार्वजनिक उपक्रम में सरकार की हिस्सेदारी को बेच दिया, जैसे इसी को क्या बोला जाता है? डिसइन्वेस्टमेंट। फिर भूमि और अन्य सरकारी संपत्तियों की बिक्री, तो ये भी क्या होती है? पूंजीगत प्राप्ति होती है। फिर अन्य पूंजीगत प्राप्तियां क्या है? भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड और लघु बचत योजनाओं से प्राप्त राशि, और विशेष निधियां, स्पेशल फंड से प्राप्त राशि है कि भाई कोई फंड है वहाँ से मिल गया या भविष्य निधि से मिल गया, ये सब किस में आती हैं? ध्यान रखिएगा, पूंजीगत प्राप्तियां, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे, तो अभी तक जो बात हुई तो किसकी बात हुई? कि प्राप्तियां, कि सरकार को कहाँ कहाँ से ये बजट के लिए पैसा मिलता है।
तो दो प्रकार की प्राप्तियां होती हैं। राजस्व प्राप्तियां हो गई पूंजीगत, राजस्व के अंतर्गत क्या आ गया, टैक्स आ गया। पूंजीगत के अंतर्गत सरकार जो भी बेचती है, और राजस्व प्राप्तियों में टैक्स के अलावा भी कौन कौन सी पेनल्टी, दंड, ये सब जो चीज़ें जहाँ से मिलती है, इसमें मतलब सरकार को कुछ भी आगे भविष्य में लौटाना नहीं है, वो सरकार का ही पैसा है। और पूंजीगत में क्या है कि ऋण भी पूंजीगत में आता है, तो ऋण तो सरकार को कभी कभी लौटाना पड़ता है, ऋण हमेशा लौटाना पड़ता है। फंड्स से जो पैसे आते हैं उनको कभी कभी सरकार को लौटाना पड़ता है, तो इनमें लायबिलिटी बढ़ती है किसमें, पूंजीगत में। लेकिन राजस्व में सरकार की कोई जवाबदेही या जिम्मेदारी नहीं होती, उसको पैसा मिलता है और लौटाने का उसमें कोई नहीं रहता। तो अभी प्राप्तियां की बात हो रही है, व्यय फिर अभी समझना पड़ेगा। तो राजस्व प्राप्तियां का अनुमान इसमें कितना था ये याद करने की जरूरत नहीं है। अभी इस बार कितना राजस्व प्राप्तियों का अनुमान है, तो 2,63,000। तो सिर्फ याद करने की इधर ज़रूरत ये है कि कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है, 17% की। जब ये प्राप्तियों में वृद्धि होती है, इसका मतलब खासकर राजस्व प्राप्तियों में अगर वृद्धि हो रही है, इसका मतलब देश क्या हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, टैक्स बढ़ रहा है, मतलब सरकार जनता पैसा ज़्यादा कमा रही है, इसीलिए वो टैक्स दे रही है। तो राजस्व प्राप्तियों का बढ़ना अच्छी बात होती है, ठीक है। अब उसके बाद पूंजीगत प्राप्तियां, तो पूंजीगत प्राप्तियां कितनी, सरकार ने कितना हिसाब लगा कि कितने परसेंट बढ़ जाएंगी, 19%। तो याद करिएगा राजस्व प्राप्ति कितनी बढ़ रही है, 17%। और ये क्या कहते हैं, पूंजीगत प्राप्ति मतलब ऋण उण से जितना जो पैसा होगा तो कितना, 19%। तो इसका अब कुल व्यय भी कितना था, या अच्छे से याद करना है कि कुल व्यय, तो इसमें समझ में आ गया। जैसे व्यय कितने परसेंट सरकार करेगी इस बार, 16%, ठीक है। व्यय सरकार का कितना है, 16%, और प्राप्ति कितनी है, 17%। इसका मतलब ये है कि सरकार इस बार घाटे में नहीं, हमारा बजट इस बार घाटे में नहीं है, 1% के हम मार्जिन में हैं, हमारे पास 1% पैसा फिर भी बचेगा हम व्यय करने के बाद भी। राजस्व व्यय कितना होगा, 16%। राजस्व व्यय जो होगा कितने परसेंट होगा, 16%। अभी राजस्व व्यय समझाते हैं, संबंधित वही राजस्व प्राप्तियां से ही संबंधित है राजस्व व्यय, लेकिन यहाँ खर्च करने की बात होगी और वहाँ प्राप्त करने की बात। मुझे मतलब उम्मीद है कि अंतर आपको अच्छे से स्पष्ट हो रहा होगा। प्राप्त करना मतलब हमको पैसा कहाँ कहाँ से सरकार को प्राप्त होगा, वो होता है प्राप्त करना। अब सरकार को पैसा दो प्रकार से प्राप्त होता है, राजस्व प्राप्तियाँ, पूंजीगत प्राप्तियाँ समझाई दी, राजस्व में क्या क्या आता है, पूंजीगत में क्या आता है। अब सरकार दो तरह से पैसे खर्च करेगी, राजस्व में खर्च करेगी और पूंजीगत में खर्च करेगी। तो वो उसमें क्या क्या आता है उसको समझाते हैं, पहले परसेंट याद कर लेते हैं। तो 16% ये खर्च करेगी, सेम उसी तरह कि 17% की प्राप्त करेगी, 16% खर्च। राजस्व में भी 17% प्राप्त करेगी, 16% खर्च। और पूंजीगत में प्राप्त कितना करेगी, 19%, लेकिन सिर्फ खर्च कितना करना है, 15%, ठीक है। तो अब हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो हम अभी पढ़ेंगे राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय सरकार के खर्च के दो प्रमुख प्रकार है। दोनों के बीच मुख्य अंतर है कि राजस्व व्यय में रोजमर्रा के संचालन और प्रशासन से संबंधित होता है, जबकि पूंजीगत व्यय परिसंपत्तियों के सृजन या सुधार से जुड़ा होता है। समझते हैं राजस्व व्यय में क्या कहता है। यह वह व्यय होता है जिसमें सरकार की संपत्तियों में कोई वृद्धि नहीं होती, ना ही कोई पूंजीगत संपत्ति का सृजन होता है। यह खर्च मुख्य रूप से सरकार के समान प्रशासन योजनाओं, दिमाग में बैठाए रहिएगा, समान प्रशासन योजनाओं, संचालन, कल्याणकारी कार्यक्रमों और व्यय जो भुगतान आदि में होता है। तो मुख्य विशेषता यह खर्च अल्पकालिक होता है, इसका प्रभाव एक वित्तीय वर्ष तक सीमित रहता है, इसमें सरकार की संपत्तियों में कोई वृद्धि नहीं होती। यह व्यय सरकार की सेवाओं को बनाए रखने और सुचारू रूप से चलाने के लिए किया जाता है। उदाहरण जैसे सरकारी कर्मचारियों के वेतन जो हो गए, ये सब राजस्व व्यय के अंतर्गत आते हैं। पेंशन, सब्सिडी, ब्याज का भुगतान, सरकारी योजनाएं और कार्यक्रमों पर खर्च, पुलिस, न्यायालय और अन्य प्रशासनिक खर्च और रक्षा सेवाओं पर नियमित खर्च, ये सब किस में आते हैं, राजस्व खर्च में आते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, प्राप्तियां और व्यय अच्छे से क्लियरिटी के साथ एकदम पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद अब पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत व्यय में क्या आते हैं, यह वह व्यय होता है जिसमें सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है, सरकार की दीर्घकालिक देनदारियां प्रभावित होती हैं। इस खर्च का उद्देश्य दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसका प्रभाव दीर्घकालिक होता है और यह वित्तीय वर्ष के बाद भी उपयोग रहता है। इसके सरकार की परिसंपत्ति जैसे भवन, सड़कों, पुलों, बिजली संयंत्रों का सृजन, यह आर्थिक विकास को गति देता है और उत्पादन की क्षमता बढ़ाता है। जैसे सड़कों, पुलों, रेलवे, हवाई अड्डों का निर्माण, ये सब किस में आता है, पूंजीगत व्यय में। स्कूल, अस्पताल, सरकारी भवनों का निर्माण, रक्षा उपकरणों और सैन्य परिसंपत्तियों की खरीद, ठीक है। रक्षा उपकरणों और सैन्य परिसंपत्तियों में
कंफ्यूज मत होइए, उधर क्या था रक्षा में पैसे खर्च करना, तो वो रक्षा अधिकारियों के वेतन वोतन ये सब में, और यहाँ उपकरण हम खरीदेंगे तो क्या उपकरण सिर्फ 1 साल के लिए चलेंगे? उपकरण 1 साल के लिए नहीं, आगे भी फ्यूचर में भी चलते रहेंगे। तो ये हमारी उपकरण खरीदना और सैन्य परिसंपत्तियाँ खरीदना ये 1 साल के लिए नहीं होती, जीवन भर के लिए होती है। तो याद करिएगा कि जो 10 साल, 15 साल, 25 साल तक जो हमारे व्यय का उपयोग, जैसे सड़क हम बनवाएंगे तो बहुत साल तक, पुल का निर्माण करेंगे तो बहुत साल तक उसका यूज होता रहेगा, तो वो पूंजीगत व्यय में आते हैं। और जो साल भर के अंदर जो व्यय किए जाते हैं वो किस में आते हैं? राजस्व में। जैसे पेंशन देना, सरकारी कर्मचारियों को ये देना, ऋण देना, ये सब किस में आते हैं? ऋण में भी देखिए, कंफ्यूज मत होइए, किसी राज्य सरकार या विदेशी सरकार को ऋण देना क्या होता है? तो दे रहे हैं ना, हम खर्च कर रहे हैं। ऋण चुकाना किस में आता है? ऋण चुकाना आएगा उसमें राजस्व व्यय में, और ऋण देना किस में आएगा? पूंजीगत व्यय में। क्योंकि हम वो पूंजी इन फ्यूचर हमारे अपने लिए पूंजी ही बना रहे हैं ना, पूंजी का निर्माण ही कर रहे हैं कि कोई आगे वो क्या कहते हैं इंटरेस्ट के साथ हमारा ब्याज लौटाएगा, तो हमको पूंजी, हमारा ये पूंजीगत निर्माण ही होगा। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, ऋण चुकाना किस में आता है? राजस्व व्यय में आता है, और ऋण देना किस में आता है? पूंजीगत व्यय में। क्योंकि हम वो पूंजी किसी को ऋण देते हैं इंटरेस्ट के साथ, वो हमको लगाता है। मान लीजिए हम 100 रुपये किसी को ऋण दिए, वो आगे चल के हमको 200 रुपये दिया इंटरेस्ट के साथ, तो ये हमारी पूंजी ना, हमने पैसा लगाया, वो पैसा क्या बढ़ के आ गया, इन फ्यूचर आ गया, तो वो किस में आता है? पूंजीगत व्यय में। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हमने बेसिक बजट में क्या देखना है वो समझ लिया है कि पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां, मतलब ये इकोनॉमिक्स का भी टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इकोनॉमिक्स में अगर क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी राजस्व प्राप्तियां के अंतर्गत आएगा, कौन सा पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आएगा, तो एक बार अच्छे से ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल में स्टडी पीसेस भी अभ्यर्थी में मिल जाएगा, सब कुछ PDF, बस उसको एक बार देख लीजिएगा। बाकी इसमें जितना बताया जा रहा है उसको 1 से 2 बार रिविजन कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपके 100% बन जाने हैं। ठीक है, और बजट में एक बात और, बजट में बजट की चीज़ें, आर्थिक सर्वेक्षण की चीज़ें एक ही कंटेंट से पढ़ना है, 4 जगह से बिल्कुल मत पढ़िएगा, नहीं कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है ना, इसलिए एक ही कंटेंट को बार बार 2-3 बार रिविजन कर लीजिएगा और उसी से आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, समझा दी कि प्राप्तियाँ कितनी हैं, इसमें 17%, लेकिन व्यय कितना है? कुल 16%। फिर इसमें प्राप्तियाँ कितने परसेंट की है? राजस्व प्राप्तियाँ 70%, लेकिन व्यय कितना है? 16%। इसमें पूंजीगत प्राप्तियाँ कितनी है? 19%, लेकिन व्यय सिर्फ कितना है? 15%। तो अब विनियोग की राशि, मतलब विनियोग की राशि मतलब सरकार कितना निवेश करने वाली है, कितना खर्च करने वाली है इस साल, तो वो होती है विनियोग की राशि। तो कितने परसेंट की वृद्धि की गई है? 16% की, लगभग 16.25% की, पहले बता चुके हैं। अब राजस्व अधिक, कभी कभी राजस्व घाटा होता है। जैसे हमने बिहार का बजट जब देखा था तो उसमें घाटा था, जब हमने एग्जाम के लिए तैयारी की थी। अब हमारे मध्य प्रदेश में क्या है? राजस्व अधिक है, मतलब कि जितना सरकार पैसा कमाएगी और सरकार जितना खर्च करने का इस बार सोची है, तो कमाने और खर्च करने में बचत कितनी होगी? मान लीजिए कि ऐसा है कि हमने सोचा है कि हम 20,000 इस महीने खर्च करेंगे, ठीक है, और खर्च सिर्फ कितना ही कमाएंगे कितना? सरकार ने ये सोचा कि हम कमाएंगे, अगर हमने सोचा कि हम इस महीने कितना कमाएंगे 20,000, और सोचे कितना है कि खर्च कितना करेंगे? सिर्फ 15,000, तो हमारे अधिक मतलब पैसा कितना बचा? कितना? 5,000 बचा। तो उसी तरह सरकार का इस बार पैसा कितना? अभी ये सब सोच की बातें हैं कि कितना सरकार, कि हम यहाँ, ये बजट क्या होता है? फ्यूचरिस्टिक होता है कि हम यहाँ इतने से कमाएंगे, प्राप्त करेंगे, और इतना व्यय करेंगे और इतना बचा लेंगे, तो ये फ्यूचर का होता है। फिर जब अब 26 में क्या होगा कि इस साल का क्या होगा? सर्वेक्षण पूरा देखा जाएगा कि अच्छा हमने सोचा ये था पर हुआ क्या, तो वो सब आर्थिक सर्वेक्षण में पता चलेगा। कि अब जैसे अगला चैप्टर आर्थिक सर्वेक्षण का है, तो हम पूरे पिछले साल का 2023-24 का जो बजट के हिसाब से उसका एनालिसिस करेंगे कि अच्छा बजट में ये सोचा गया था तो क्या उतना हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें कितनी वृद्धि है? +311.62%, क्योंकि पिछले बार सिर्फ 413 करोड़ था और इसमें 1700 करोड़ है। ये सब राशि करोड़ में है, ये तो पता ही है। अब संसाधन कि कहाँ से, किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ सबसे ज़्यादा, कहाँ सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई, तो राज्य कर से कितने परसेंट प्राप्त हुआ? 31%। तो याद की रहिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि 2024-25 के बजट में सरकार को सबसे ज़्यादा प्राप्तियाँ कहाँ से हुई, तो किस
किस टैक्स से प्राप्त हुई है? राज्य कर से, उसके बाद केंद्रीय कर से, फिर उसके बाद केंद्र से सहायता अनुदान की सरकार नहीं अन्य प्राप्तियों से। तो मतलब मेन एक ही ऊपर वाला ही याद करना है। राज्य कर 31% प्राप्तियां हुई हैं और इनमें बढ़ोतरी भी हुई है। कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है? 18% की। कुल में तो कितने परसेंट की बढ़ोतरी? 17% की प्राप्तियों में। लेकिन ये राज्य कर में कितना परसेंट बढ़ा है? 18% बढ़ा है। दिमाग में बैठाए रहिएगा। केंद्रीय करों में 19%, इतना आप याद नहीं कर सकते हैं। अब करेत्तर राजस्व का मतलब कहता है कर से इतर जो हमको राजस्व प्राप्त हुआ है, कि हमने जो खनिज, वन, सिंचाई, इन सब से जो प्राप्तियां सरकार ने प्राप्त की हैं, कि खनिज को बेचकर, वन से जो उत्पाद हुए उनको बेचकर, सिंचाई में सिंचाई का जो टैक्स था उनसे वो करके कितना प्राप्त किया है। तो सबसे ज़्यादा सरकार प्राप्त की है राजस्व में, कहाँ से प्राप्त हुआ है? वैसे केंद्रीय कर से, केंद्रीय कर राज्य कर से, राज्य कर से कितने परसेंट? 31%। और कर के अलावा जो राजस्व प्राप्त के साधन है उनमें से सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त हुआ है? खनिज से। और कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 56% की वृद्धि हुई है। याद के रहिएगा कि खनिज से सबसे ज़्यादा हमको प्राप्ति हुई है। एक ही याद करना है, बाकी और कुछ नहीं याद करना है। तो टोटल में कुल प्राप्तियों में कर के अलावा करेत्तर राजस्व में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 10% की। और सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र से? खनिज से प्राप्त हुआ है राजस्व। याद के रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पूंजीगत परिव्यय, तो पूंजीगत परिव्यय बता ही दिए। तो इस बार कितना अनुमान है पूंजीगत में कि 2023-24 से कितने परसेंट? 15% बढ़ाकर इस बार व्यय कितना करेगी सरकार? वही शिक्षा, स्वास्थ्य, रेलवे, सड़क, इन सब में जो कल्याणकारी योजनाओं, ये सब की नहीं, पूंजीगत व्यय में कल्याणकारी योजनाएं नहीं आएंगी, राजस्व व्यय में आएंगी। तो ये पूंजीगत व्यय में यही रोड, ट्रांसपोर्ट, ये सब PSU, सार्वजनिक उपक्रम में निर्माण, ये सब किस में आता है? पूंजीगत व्यय में आता है। तो उसमें कितने परसेंट की वृद्धि? 15% की वृद्धि। कितने परसेंट की वृद्धि? 15% की वृद्धि हुई है। और क्या कहते हैं, लेकिन इस साल सिर्फ 15% की वृद्धि हुई है। और 2023-24 के बजट में इस क्षेत्र पूरी पूंजीगत परिव्यय में 29% की वृद्धि हुई थी। इस बार सिर्फ कितनी परसेंट की वृद्धि है? 15% की। तो थोड़ा ऐसे ही याद करिएगा आंकड़ा, लगभग 64,6,4,3,8। बाकी और इसमें कुछ नहीं पढ़ना, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। एक बार रीड मार देते हैं। असकल घरेलू उत्पाद GSDP स्टेट का जो कितना अनुमानित है? 4.25%। बहुत इंपॉर्टेंट है, 4.25%। BPSC में क्वेश्चन बिहार से का पूछा था। फिर राजस्व व्यय, तो राजस्व व्यय में कितनी वृद्धि हो रही है भाई? इसमें पेंशन, पेमेंट कर्मचारियों की, ये सब इसलिए इसमें ज़्यादा रहता है। तो उसमें 64,738 और इसमें 2,61,644, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 16.13% की वृद्धि है। और इसमें क्या कहते हैं, GSDP में इसका कितना परसेंट अनुमानित है? 4.11%। लगभग सेम ही है, दिमाग लगाइएगा। 15%, 16%, थोड़ा ज़्यादा रहेगा। और इसमें लेकिन ये GSDP थोड़ा इस पर क्या रहेगा? कम रहेगा, 4.11%। ठीक है। अब अगला क्या है, कहाँ सरकार खर्च करेगी इसमें? वहाँ तो सबसे ज़्यादा खर्च मतलब सरकार किस क्षेत्र में करेगी? तो सबसे ज़्यादा खर्च सरकार करेगी अधोसंरचना क्षेत्र में। कितने करोड़ है? 5346। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में सरकार को पूछ लेता है क्वेश्चन कि सरकार इस बार के बजट में सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में खर्च करने की योजना बनाई है सरकार ने? तो किस क्षेत्र में? अधोसंरचना क्षेत्र में। और सबसे ज़्यादा वृद्धि मतलब किस क्षेत्र में की गई है सरकार के द्वारा? कि देखिए है तो ये 53,460 रुपए कहाँ लगाएगी? अधोसंरचना क्षेत्र में। तो सबसे ज़्यादा तो कहाँ लगाएगी? अधोसंरचना क्षेत्र में। लेकिन सबसे ज़्यादा वृद्धि इस बार किस चीज़ में की गई है? तो किस में की गई है? सीधे 56% की वृद्धि। कि भाई ऐसा था कि अधोसंरचना में ये कि हाँ इस बार हम 5,000 रुपये लगाएंगे, छोटी राशि में देखते हैं कि 5,000 रुपये लगाएंगे। ठीक है, तो ये तो सबसे ज़्यादा हो गया अधोसंरचना। लेकिन इसमें महिला स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास में मान लीजिए पिछले साल कितना क्योंकि अधोसंरचना में तो पिछले बार भी 49,000 के करीब खर्च की थी।
तो वृद्धि इसमें सिर्फ 9% की हुई है। लेकिन मैं ऐसा हो गया कि मान लीजिए कि पिछले साल 2023 में तो सिर्फ सरकार ने बोला था कि हम सिर्फ 2000 रुपये लगाएंगे किसमें, महिला स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास में। लेकिन इस बार सीधे क्या कह रही है सरकार कि इस बार हम सीधे कितने रुपए लगाएंगे सर उसमें, महिला एवं बाल 3000। तो परसेंटेज वाइज वृद्धि किसमें हुई है सबसे ज़्यादा, तो स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास में। और सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ लगाएंगे, अधोसंरचना में। मैं इतना फोकस इसमें क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है बड़े आराम से, ठीक है ना। तो इसलिए दिमाग में बैठे रहिएगा। अब यहाँ से मेन जो आपको याद करने वाली चीज़ें थे वो हो चुकी हैं। अब यहाँ से हम रीडिंग मारेंगे क्योंकि इतना आप दिमाग में नहीं बैठा सकते हैं। पूंजीगत कार्यों के लिए विशेष केंद्रीकृत सहायता योजना अंतर्गत प्रदेश को वर्ष 2023-24 में भारत सरकार से इतने रुपए प्राप्त होनी थी। विशेष प्रयासों से रुपए इतने के अतिरिक्त प्राप्त हुए और भी अतिरिक्त प्राप्त हुए। लेकिन वर्ष 2024-25 में रुपए 15,000 करोड़ प्राप्त करने के प्रयास किए जाएंगे। तो सरकार यादव संरचना के लिए कितने वहाँ से केंद्र से मध्य प्रदेश क्या कोशिश करेगा, कितना पैसा मिले, 15,000 करोड़ रुपए मिले। फिर कर प्रस्ताव, गत वर्ष के बजट की तरह इस बजट में भी कोई नवीन टैक्स अधिरोपित करने अथवा किसी भी प्रकार कर की दर बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है। तो ये फिर पुनरीक्षित अनुमान, तो पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां इतने रुपए करोड़ तथा राजस्व व्यय इतने करोड़ रुपए अनुमानित है। राजस्व अधिक का पुनरीक्षित अनुमान रुपए 621 करोड़ है। केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में बजट अनुमान की तुलना में 6,519 करोड़ रुपए अधिक प्राप्त हुआ है। राजकोषीय घाटे का पुनरीक्षित अनुमान करोड़ रुपए जो GSDP का 3.60% है। राजस्व घाटे का कितना अनुमान लगाया गया है, कितना घाटा, तो 3.60%। थोड़ा दिमाग में ऐसे बैठाए रहिएगा, ठीक है। और बाकी इतना इंपॉर्टेंट यहाँ का नहीं है कुछ भी। राजस्व जितना टेबल कंटेंट है उसी को देखना है, यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होगी नहीं तो। अब राजस्व प्राप्तियाँ, तो वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्तियों का बजट इतना बता ही चुके हैं। राजस्व प्राप्तियों में राज्य करों से इतने %, फिर केंद्रीय करों से इतने %, ये सब करेत्तर से इतना, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। वित्तीय वर्ष 2024 के लिए प्रदेश में स्वयं के कर राजस्व एवं गैर कर राजस्व में वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान की तुलना में लगभग 21% अधिक अनुमान है। तो कर राजस्व में वृद्धि का कितना की इतने टैक्स कलेक्शन होगा, तो टैक्स कलेक्शन में कितने % की बढ़ोतरी का अनुमान किया गया है, 21% अधिक टैक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कर राजस्व, स्वयं के कर राजस्व और गैर कर राजस्व, करेत्तर राजस्व में कितने % की वृद्धि का अनुमान किया गया है, 21% की। फिर वर्ष 2024 में ब्याज भुगतान, कुल राजस्व प्राप्तियों का ब्याज, जैसे राजस्व प्राप्तियों में ब्याज का भुगतान करना भी होता है। राजस्व प्राप्ति जो होगी, राजस्व प्राप्ति जो भी पैसा मिलेगा उनमें से सिर्फ ब्याज में ही हमारा कितने % पैसा चला जाता है, 10.40%। सोचिए 10% तो ब्याज ही चुकाने में खर्च हो जाता है। कितने %, 10%। कितने %, 10%, 10.40%, लगभग 11%। फिर वर्ष 2024-25 में वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान की तुलना में राज्य स्वयं के कर राजस्व में 18% की वृद्धि अनुमानित है। देखिए स्वयं के कर राजस्व एवं गैर कर राजस्व को मिलाकर कितने % अधिक अनुमान है, 21%। और केवल राज्य स्वयं के कर राजस्व में कितने % का अनुमान किया गया है, 18%। कंफ्यूज मत होइएगा, पढ़ते टाइम सुनते टाइम एक नोट्स रखे रहिएगा, ऐसे ही छोटी सी, मतलब बहुत ही छोटा पेज कट करके बस उसी में शॉर्ट में बिल्कुल कि 18% किस चीज़ में, और तो बाकी चीज़ें ज़्यादा रटनी नहीं है। तो राज्य स्वयं में 18%, क्योंकि ऑप्शन में फिर क्रिएशन कन्फ्यूजन की कर राजस्व में कितना था, राज्य कर राजस्व में, तो यहाँ सबको मिला के कितने % की वृद्धि, 21% की, और इसमें राज्य स्वयं कर में सिर्फ कितने % की, 18% की, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो रहा होगा। फिर शुद्ध लेन देन, तो वर्ष 2024 की कुल प्राप्तियां रुपए, कुल व्यय इतना अनुमानित होने, शुद्ध लेन देन इतने करोड़ रुपए का, अंतिम शेष 92 करोड़ रुपए का अनुमान है कि लेन देन, ये सब के लिए ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं। फिर 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार 2015वें वित्त, कितने नंबर का वित्त आयोग है, 15वें के 2024-25 के राजकोषीय घाटे की समान सीमा 3% प्रस्तावित है एवं ऊर्जा क्षेत्र में अपेक्षित कतिपय सुधारों करने के अतिरिक्त 0.5% की सीमा स्वीकृत की जा सकेगी। तो मतलब कि घाटा कितना, 3.05% से ऊपर नहीं होगा। 3% तो है, लेकिन थोड़ा ऊर्जा क्षेत्र के लिए और बढ़ोतरी कर दी है 0.5%। और इसमें हमने बताया ही है कि घाटे का अनुमान कितना है इस बार, 3.60% लगभग।
3 के आसपास है, इतना याद करिएगा। वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार द्वारा विशेष पूंजीगत सहायता योजना में 9500 करोड़ रुपए 50 वर्षीय दीर्घकालिक ब्याज रहित ऋण सहायता प्राप्त होने का अनुमान है। यह ऋण सहायता राजकोषीय घाटे की सीमा से पृथक है। कुछ याद नहीं करना। वित्तीय वर्ष सड़क एवं पुल, वित्तीय वर्ष में इतने का निर्माण पूर्ण किया गया है, तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आगामी 5 वर्षों में एक्सेस वे नेटवर्क माध्यम से 299 किलोमीटर की अटल प्रगति पथ, 900 किलोमीटर की तो याद कर लीजिए, तो मतलब देख लीजिए कि अटल में कितना है 299, और नर्मदा प्रगति स्थल में कितने परसेंट मतलब कितने किलोमीटर, 900 किलोमीटर नर्मदा प्रगति पथ। फिर विंध्य एक्सप्रेस वे इतने, फिर मालवा निर्माण, ये सब कुछ नहीं याद करना। फिर पैसा कितना कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष में लगभग 1000 किलोमीटर सड़क निर्माण एवं लगभग 2000 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अब तक 8565 ग्रामों को 19,378 किलोमीटर लंबाई कितनी सड़कों के 12 मासी मार्ग से जोड़ा जा चुका है। तो सिर्फ क्या इसमें याद करिएगा कि 100 किलोमीटर सड़क का निर्माण और 200 किलोमीटर सड़क का नवीकरण करने के लिए अनुमान किया गया है बस। और ऊर्जा, थोड़ा ऊर्जा में देखते हैं। उद्योग सहित सभी गैर कृषि उपभोक्ताओं में 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को प्रतिदिन औसतन 10 घंटे विद्युत का प्रदाय किया जा रहा है। 26 जनवरी 2024 को प्रदेश में सर्वाधिक 17,614 मेगावाट शीर्ष मांग की पूर्ति की गई है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा पूर्ति किस प्रदेश में सर्वाधिक की गई है? ठीक है, 26 जनवरी को प्रदेश में सर्वाधिक 17 में शीर्ष मांग की पूर्ति की गई है। 26 जनवरी को मतलब ऊर्जा सबसे ज़्यादा दी गई है। वर्ष 2024-25 में अमरकंटक एवं सतपुड़ा ताप विद्युत गाँव में 660 मेगावाट की नई विस्तार इकाइयों का निर्माण कार्य, 603 सर्किट किलोमीटर परेषण लाइनों एवं 3908 मेगावाट क्षमता के अति उच्च दाब उपकेंद्र के कार्य प्रस्तावित है। गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति उद्देश्य की प्राप्ति के लिए रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो ये रिवेम्प्ड RDSS का फुल फॉर्म थोड़ी देखिएगा कि रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम किससे संबंधित है? ऊर्जा से संबंधित है, और अमरकंटक एवं सतपुड़ा ताप विद्युत ग्रहों से। फिर उसके बाद प्रदेश में नीमच जिले में 500 मेगावाट, आगरमालवा में 550 मेगावाट, शाजापुर जिले में सौर पार्क परियोजना का विकास किया जा रहा है। तो कहाँ कहाँ सौर पार्क परियोजना का विकास किया जा रहा है? एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन कि वित्तीय वर्ष में सड़क निर्माण उन्नयन, फिर ये सब नहीं, सिर्फ इसमें एक चीज़ बताई, 900 किलोमीटर का नर्मदा प्रगति पथ, इतना याद कर लीजिएगा। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 1000 किलोमीटर सड़क का निर्माण और 2000 किलोमीटर की सड़कों का मतलब नवीनीकरण करने का उद्देश्य है। फिर 26 जनवरी 2024 को प्रदेश में सर्वाधिक इतने मेगावाट, तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा दी गई है इस दिन। फिर अमरकंटक सतपुड़ा ताप विद्युत गाँव में 660 मेगावाट की नई विस्तार इकाइयाँ का निर्माण, इसमें इतना ही पढ़ना है। और किस स्कीम के तहत? रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर स्कीम के तहत। ठीक है, किस रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर स्कीम के तहत। फिर उसके बाद नीमच, शाजापुर, आगरमालवा, ऊर्जा के लिए नीमच, शाजापुर, आगरमालवा। सबसे ज़्यादा कहाँ है? आगरमालवा में है। ठीक है, और शाजापुर में 450 मेगावाट है, और नीमच में 500 मेगावाट है, और इसमें आगरमालवा में 550 मेगावाट है। फिर ये जो फ्लोटिंग वो बनाया गया तो उसमें कितने मेगावाट का? 100 मेगावाट का। फिर सिंचाई के अंतर्गत 2025-26 में 65 लाख हेक्टेयर का टारगेट किया गया है, जो कि अभी वर्तमान में कितना है? 48 लाख है, और 28-29 तक कितना? 1 करोड़ हेक्टेयर किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, फिर पर ड्रॉप मोर क्रॉप के उद्देश्य की पूर्ति के लिए 133 बृहद एवं मध्यम प्रेशराइज्ड सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली आधारित परियोजनाओं निर्माणाधीन है। ठीक है, और मध्य प्रदेश ने राजस्थान के साथ MOU कर पार्वती कालीसिंध चंबल अंतरराज्यीय लिंक परियोजना, इसमें कितने जिलों को लाभ मिलेगा? 10 जिलों को लाभ मिलेगा। कितने जिलों को? 10 जिलों का लाभ मिलेगा। ठीक है, अब कृषि में मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन गठित किया गया। कोदो कुटकी पर प्रति किलोग्राम 10 रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। डिंडोरी में श्री अन्न अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। डिंडोरी की है वो लहरी बाई।
ठीक है। तो डिंडोरी में श्री अन्न अनुसंधान केंद्र की स्थापना। कृषि क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने क्रम में जिला में उज्जैन में चना, तो उज्जैन जाना, तो उज्जैन जाओ, तो उज्जैन से चना ऐसे याद क्या रहेगा। और ग्वालियर में सरसों अनुसंधान संस्थान की स्थापना। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 1 हेक्टेयर तक के भूमि धारकों को 5 हाउस पावर तक के विद्युत पंप उपयोग पर निःशुल्क विद्युत आपूर्ति तथा अटल कृषि ज्योति योजना अंतर्गत 10 हाउस पावर तक के किसानों को ऊर्जा प्रभार में सब्सिडी दी जा रही है। फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, तो केंद्र सरकार द्वारा 6,000 रुपये दिया जाता है और राज्य सरकार द्वारा भी कितने रुपए दिया जाता है, 6,000 रुपये किसानों को दिया जाता है। टोटल कितना, 12,000 रुपये दिया जाता है। ठीक है, 12,000 रुपये। फिर उसके बाद कृषकों के एमएसपी के अतिरिक्त गेहूं पर्जन में 125 रुपये, हर कुंटल में 125 रुपये बोनस दिया जा रहा है। फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 5,37,00,000 हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। फिर प्रदेश में मई 2023 से प्रारंभ चलित पशु कल्याण सेवा योजना में 406 चलित पशु चिकित्सा इकाइयों द्वारा अब तक 5,46,000 से अधिक पशुओं को घर पहुंच चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो याद करिएगा कि चलित पशु कल्याण सेवा योजना कब चालू की गई है, मई 2023 में। फिर मध्य प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों की आयु में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जा रही है। गौशालाओं में पशु आहार के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली राशि प्रति गौ वंश प्रतिदिन ₹20 को दोगुना कर कितने रुपए किया जा रहा है, 40 रुपए किया जा रहा है। और वर्ष 2024-25 को गौ वंश रक्षा वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस गौ रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है 2024-25 को। फिर अहमदाबाद में आयोजित ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के सिवनी जिले को वेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट का प्रथम पुरस्कार तथा बालाघाट जिले को प्राथमिक सरस्वती मछुआ सहकारी समिति को मछुआ सहकारी समिति की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अच्छे से इसको याद करने की जरूरत है कि ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, अहमदाबाद में। अहम था, फिश मछलियों का उत्पादन अहम है, तो इसीलिए फिशरीज कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ, अहमदाबाद में हुआ। अब सिवनी जिले को वेस्ट, अब सिवनी शिव भगवान की कृपा है तो उसको वेस्ट तो मिलेगा ही, तो सिवनी जिले को वेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट का प्रथम पुरस्कार मिला है। को वेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट, इनलैंड डिस्ट्रिक्ट मतलब कि किसी भी समुद्री स्थल से नहीं जुड़ा होना, तो सिवनी जिले को बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट का प्रथम पुरस्कार तथा बालाघाट जिले को प्राथमिक सरस्वती बालाघाट की ये सरस्वती, जो मान लीजिए जैसे सरस्वती माता है वो क्या पहनती है, बाला पहनती हैं, तो सरस्वती मछुआ सहकारी समिति को सहकारी समिति की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये दिमाग में बिठाए रहिएगा। फिर उसके बाद कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए वर्ष 2024-25 में ₹66,605 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो गत वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। तो कृषि संबद्ध क्षेत्र के लिए कितने, 66,000 रुपये, थोड़ा दिमाग को बैठाए रहिएगा कि 66,605 23% अधिक है। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा देख लेते हैं इस टेबल में कि शिक्षा का क्या हालत है। स्वास्थ्य एवं सबसे ज़्यादा वृद्धि तो मतलब सबसे ज़्यादा किसमें, अधोसंरचना में। अधोसंरचना के बाद किसमें है, स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास में। अब परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा वृद्धि किसमें हुई है, स्वास्थ्य एवं महिला विकास में। स्वास्थ्य एवं महिला विकास के बाद किसमें की गई है, नगरीय एवं ग्रामीण विकास में। नगरीय एवं ग्रामीण विकास में। शिक्षा में कितना है, चौथा स्थान, चौथे नंबर में। ठीक है, इतना याद किए रहिएगा कि पहले में कौन है, अधोसंरचना, दूसरे में स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास, तीसरे में नगरीय एवं ग्रामीण विकास, फिर चौथे में क्या है, शिक्षा। ठीक है, कृषि का तो वहीं पे दिया है, यहाँ पे नहीं दिया है। फिर उसके बाद तो वही कृषि में 66,605 रुपये करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, 23% अधिक है। फिर स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार एवं उन्नयन। राज्य सरकार प्रदेश में इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स के मापदंडों को लागू करेगी। प्रदेश में वर्ष 2023 में मात्र 5 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संचालित थे। वर्तमान में 14 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कितने, 14 संचालित हैं। वर्ष 2024 में 3 और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मंदसौर, नीमच और सिवनी में, मंदसौर, नीमच, सिवनी में संचालित हो रहे हैं। इसके पश्चात 2 वर्षों में 8 और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संचालित करने का प्रयास है। आयुष्मान हितग्राहियों के लिए नवीन हेल्थ बेनिफिट पैकेज 2022 लागू किया गया है, जिसमें पूर्व की 1670 चिकित्सा प्रक्रियाओं को विस्तारित करते हुए अब 1952 प्रक्रियाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। इस योजना हेतु कुल राशि गत वर्ष की तुलना में 45% अधिक है। ठीक है, अब इधर राज्य के नागरिकों को निःशुल्क जांच सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निजी भागीदारी के माध्यम से वेट लीज मॉडल अंतर्गत जिला चिकित्सालय में 132 प्रकार की तथा हब एंड स्पोक
मॉडल के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 45 प्रकार की जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो ये मॉडल जो दिए हैं, तो ऐसे इनको मॉडल जो हैं तो इनको याद कर लीजिए कि वे बेटलीज मॉडल, हब एंड स्पोक मॉडल, ये सब शिक्षा से संबंधित है। फिर मध्य प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में उपचार के दौरान दुर्भाग्य से मृत्यु हो जाने पर पार्थिव शरीर परिजनों को सम्मानपूर्वक सौंप कर घर तक पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश शांति वाहन सेवा चालू की गई है। फिर प्रदेश में बालाघाट, शहडोल, सागर, नर्मदापुरम एवं मुरैना में आयुर्वेद चिकित्सालय प्रारंभ किए जाएंगे। प्रदेश में 800 आयुष आरोग्य मंदिर का संचालन भी प्रारंभ किया गया है। तो कितने 800 आयुष आरोग्य मंदिर हैं और कहाँ कहाँ? बालाघाट, शहडोल, सागर, नर्मदापुर, मुरैना। बालाघाट, शहडोल, सागर, नर्मदापुर, मुरैना, 3-4 बार इसको सुन लीजिए। बालाघाट, शहडोल, सागर, नर्मदापुर, मुरैना में आयुर्वेदिक चिकित्सालय प्रारंभ किए जाएंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 34% वृद्धि की गई है और कृषि क्षेत्र के लिए 23% वृद्धि की गई है। 444 करोड़ अनुमान है। फिर महिला एवं बाल विकास, लाडली बहना योजना प्रदेश की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना है। प्रदेश में बाल विवाह में निरंतर कमियां रही और जन्म के समय लिंगानुपात 927 से बढ़कर 956 हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिंगानुपात 927 से बढ़कर अब कितना हो गया है? 956। कितना हो गया है? 956। और अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात आप लोग को पता है कितना है? 984 है। फिर महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए वर्ष हेतु रुपए इतने का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान का 81% अधिक है। वहाँ 56% दिया है, यहाँ 81% दिया है। तो देख लीजिएगा, मतलब सबसे अधिक है, ये ध्यान दिए रहिएगा। फिर शिक्षा, वित्तीय वर्ष 2024 में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत लगभग 150 सीएम राज स्कूल नवीन भवन संचालित होंगे। इन विद्यालयों में 1 किलोमीटर का अधिक दूर रहे प्राथमिक शाला एवं 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर रहे अन्य कक्षा के बच्चों के लिए परिवहन व्यवस्था लागू की जाएगी। फिर प्रारंभ श्री योजना अंतर्गत 730 विद्यालयों को चिन्हित किया गया, जिसमें शैक्षिक गुणवत्ता के सुधार के साथ भौतिक संस्थान। तो याद करिएगा, पीएम श्री योजना जो है शिक्षा से संबंधित है, ठीक है, ये अन्य से ना लगा लीजिएगा। इसमें क्या है? शिक्षा संबंधित है। प्रदेश में बैगा भरिए शहरिया, बैग में भरिए शहर जाइए, विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। सामुदायिक बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु पीएम जनमन योजना के अंतर्गत इस वर्ष 22 नवीन छात्रावास प्रारंभ किए जाएंगे। पीएम जनमन और पीएम श्री, ये दोनों शिक्षा संबंधित है। वर्तमान में मध्य प्रदेश का सकल पंजीयन अनुपात 28.9 है, जो राष्ट्रीय सकल पंजीयन अनुपात 28.4 से अधिक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा पंजीयन अनुपात 28.4 से कितना है? 28.9, ठीक है। फिर पीएम ऊषा परियोजना उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधार एवं बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रारंभ की गई है। प्रत्येक जिले में पूर्व से संचालित व महाविद्यालय को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस उन्नयन किया जा रहा है। फिर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा सुगम बनाने हेतु नवीन शासकीय विद्यालय यथा क्रांति शूर, टांट्या भील विश्वविद्यालय खरगोन, तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना, रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर की स्थापना की गई है। तो 3 नवीन शासकीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी हैं। क्रांति शूर, टांट्या भील विश्वविद्यालय कहाँ? खरगोन। याद करिएगा कि टांट्या भील विश्वविद्यालय कहाँ है? खरगोन में है। तात्या टोपे विश्वविद्यालय कहाँ है? गुना में है। कि ठंडी बहुत है, बहुत गुना ठंडी बढ़ गई, इसलिए टोपा लगाना जरूरी है। तो तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना में है। रानी अवंतीबाई लोधी कहाँ है? सागर में। याद करिएगा कि रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर में। तो कहाँ कहाँ? खरगोन और गुना और सागर में। खरगोन, गुना, सागर में। फिर प्रत्येक संभाग में स्थित इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय में कोडिंग लैब की स्थापना की जाएगी। फिर जनजाति अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कुल 94 सीएम राज विश्वविद्यालय जनजाति क्षेत्रों में स्वीकृत किए गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या है? छिंदवाड़ा में बादल भोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं जबलपुर में श्री शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह संग्रहालय का निर्माण एवं विस्तारीकरण किया जा रहा था। छिंदवाड़ा में बादल भोई और जबलपुर में शंकर शाह। फिर अनुसूचित जाति कल्याण, तो संत रविदास की जन कल्याणकारी भावना एवं उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में 30 जिलों में संत रविदास स्मारक भी निर्मित किए जाएंगे। अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं में स्वरोजगार हेतु संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉक्टर भीमराव आर्थिक कल्याण योजना, सावित्रीबाई फुले स्व सहायता समूह योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति वित्त पोषण योजना संचालित की जा रही है। फिर औद्योगिक, तो सीतापुर जिला मुरैना में मेगा लेदर फुटवेयर एवं एक्सेसरीज की आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना, उज्जैन में विक्रम उद्योगपुरी में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना
स्थापना की गई जिससे मेडिकल उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिला मुरैना में मेगा लेदर सीतापुर जिला मुरैना में मेगा लेदर फुटवेयर एवं एक्सेसरीज की आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना स्थापित की गई। कहाँ? मुरैना में। याद करिएगा कि मुरैना में। अब लेदर कोई मुंह से मुराएगा थोड़ी, मुराने का मतलब चबाना, तो ये याद कर लीजिए कि लेदर को कोई मुंह से नहीं चबाएगा, नहीं मुराएगा, तो मेगा लेदर, माँ से मेगा लेदर भी मुरैना। और उज्जैन में विक्रम उद्योगपुरी में मेडिकल डिवाइस पार्क। अब महाकाल की नगरी है उज्जैन, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं वो सॉल्व करेंगे, आयात पर निर्भरता कम करेंगे। तो विक्रम उद्योगपुरी मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना उज्जैन में। फिर प्रदेश में औद्योगिक निवेश के अनुकूल वातावरण निर्मित करने हेतु ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एवं ईज ऑफ लिविंग के अंतर्गत कुल 2427 अनुपाल को कम अथवा समाप्त किया गया। इसी प्रकार राज्य के 24 अधिनियमों के 48 प्रावधानों को अपराध मुक्त कर दिया गया है। मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सरल, नियम कानून को क्या कर रहा है, नियम कानून में थोड़ा ढिलाई दी जा रही है ताकि निवेश ज़्यादा हो। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र के बाद रोजगार का सबसे बड़ा सृजन करता है। प्राइमरी सेक्टर के बाद सबसे ज़्यादा हमको रोजगार कहाँ मिलेगा? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग में। इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर के बाद सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग में। राज्य क्लस्टर योजना में वर्ष 2023-24 में 9 क्लस्टरों को विकास की अनुमति प्रदान की गई। कितने? 9। फिर प्रदेश में युवा उद्यमियों के स्टार्टअप के लिए 16 नवीन इनक्यूबेटरों की स्थापना। कितने? 16। फिर ग्रामीण विकास में क्या? स्व सहायता समूह में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बैंक ऋण स्वीकृत करने में मध्य प्रदेश वर्ष 2020-21 से लगातार देश में प्रथम स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट है, प्रथम स्थान पर है। तो स्व सहायता समूह को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बैंक ऋण पर। फिर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में वर्ष 2024-25 में 20 करोड़ मानव दिवस के सृजन का लक्ष्य रखा गया। कितने करोड़? 20 करोड़। ग्रामीण क्षेत्रों में जल ग्रहण संचयन का निर्माण कर कृषि के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना के लिए वर्ष 2024-25 में 1000 जल ग्रहण संरचनाओं का निर्माण किया गया। फिर नगरीय विकास में क्या किया गया? प्रदेश की इन शहरों की सीमाओं में निरंतर विस्तार एवं शहरी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। वर्ष 2047 तक लगभग 50% आबादी शहरों में होगी। कितने परसेंट आबादी? 50% आबादी। प्रदेश को पीएम स्वनिधि योजना के प्रथम स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। किस किस में? तो पीएम स्वनिधि योजना में प्रथम स्थान, प्रधानमंत्री आवास योजना क्रियान्वयन देश में दूसरा स्थान, स्वनिधि में कितना? प्रथम स्थान, आवास में कितना? द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में इंदौर को 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर, भोपाल को देश का स्वच्छतम राजधानी होने का सम्मान प्राप्त हुआ है। भोपाल को स्वच्छतम राजधानी होने का भी गौरव प्राप्त है, याद किया रहेगा। पीएम ई बस योजना अंतर्गत 6 शहरों यथा इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर में भारत सरकार की सहायता से 552 ई बसों का संचालन हो रहा है। कहाँ कहाँ? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर। प्रदेश के उज्जैन तथा जबलपुर शहरों का सिटीज 2.0 प्रतिस्पर्धा में चयन किया गया है। किसको? उज्जैन और जबलपुर को। उज्जैन और जबलपुर को 2.0 में, उज्जैन जबलपुर को। आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। फिर वर्ष 2028 में उज्जैन में सिंगस्त मेला आयोजित होना है। इस हेतु वर्ष 2024-25 में रुपए 500 करोड़ का बजट प्रावधान है। तो सिंगस्त मेला के लिए कितने करोड़ का बजट? 500 करोड़ का। संरक्षित जल सुरक्षित कल के सूत्र वाक्य के समक्ष रखकर संपूर्ण प्रदेश में जल स्रोतों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन के लिए 5 जून से 16 जून 2024 की अवधि में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जाएगा। कब? 5 जून से 16 जून तक चलाया गया। फिर डिजिटल मध्य प्रदेश। प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी निवेश प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत मध्य प्रदेश में इन्फोसिस, टीसीएस, एक्सेंचर, परसिस्टेंट और कॉन्जेंट जैसी देश की 5 बड़ी आईटी कंपनियां क्या है? कार्यरत हैं। फिर पंजीयन की प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए नवीन संपदा पोर्टल का क्रियान्वयन 4 जिलों में प्रारंभ कर दिया गया है। संपदा पोर्टल किससे संबंधित है? पंजीयन की प्रक्रिया को सरलीकृत करने के लिए 4 जिलों में चालू है। संपदा 2.0 पोर्टल के माध्यम से आम नागरिक के घर बैठे अपनी संपत्ति तथा अन्य अभिलेखों का पंजीयन करा सकेंगे। तो संपत्तियों का परिसंपत्तियों का ये पंजीयन संपदा पोर्टल। फिर प्रदेश में ई गवर्नेंस एप्लीकेशन एवं विभागों संस्थाओं के डाटा को सुरक्षित एवं विश्वसनीय तरीके से संकलित एवं संरक्षित करने तथा सहजता से साझा करने के उद्देश्य से स्टेट डाटा सेंटर स्थापित है। राज्य में ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन केंद्र स्थापित किया गया है। राज्य में खसरे, नक्शे और प्रशासनिक सीमाओं के एकीकृत डेटाबेस के संधारण हेतु जियो पोर्टल। तो जियो पोर्टल का विकास किस लिए? कि नक्शे, खसरे मतलब जमीन से संबंधित है। संपदा पोर्टल और जियो पोर्टल भी याद किया रहेगा। फिर वन एवं
पर्यावरण, तो बाघ, तेंदुआ, घड़ियाल, भेड़िया एवं गिद्धों की संख्या में प्रदेश अव्वल रहा। प्रदेश अब चीता राज्य भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस किस में? बाघ, तेंदुआ, घड़ियाल, भेड़िया, गिद्ध में प्रदेश अव्वल रहा। प्रदेश अब चीता राज्य भी है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 221 वन धन केंद्रों के विरुद्ध ट्राईफेड में 57 केंद्रों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इन केंद्रों के माध्यम से लघु वनोपज का प्रसंस्करण एवं संवर्धन हो सकेगा, जिससे स्व सहायता समूहों की आयों में क्या होगी? वृद्धि होगी। विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाए, जिससे वर्ष 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य कब तक का है? 2070 तक का है। फिर सांस्कृतिक, धार्मिक न्यास और धर्मस्व, प्रदेश के अद्वैत वेदांत दर्शन के लोक व्यापीकरण के उद्देश्य से ओमकारेश्वर में आचार्य शंकर के जीवन दर्शन पर आधारित संग्रहालय एवं आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना की जा रही। कहाँ? ओमकारेश्वर में। फिर संसद गृह प्रदेश 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून क्रमशः भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रभावशील हुए हैं। तो कब से प्रभावशील हुए हैं? 1 जुलाई 2024 से। बहुत इंपॉर्टेंट है, कब से प्रभावशील हुए हैं? 1 जुलाई 2024 से। फिर जेल, राज्य सरकार जेलों के लिए सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदीगृह अधिनियम 2024 लाएगी। तो अधिनियम कब लाने का? 2024 में, पर अभी तक शायद आया नहीं है। फिर खनिज संसाधन, खनिजों के अवैध परिवहन की रोकथाम के लिए इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट मानव रहित स्थापित करने की परियोजना स्वीकृत है कि इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट होंगे। वर्ष 2024 के अंत तक परियोजनाओं के पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। 1 जुलाई 2024 में प्रदेश में अंतर्राज्यीय सीमा पर संचालित परिवहन जांच चौकियों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। कब लिया गया? 1 जुलाई को। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 निर्णय लिए गए हैं, देख लीजिएगा। तो इस तरह अपना बजट क्या हुआ समाप्त। यहाँ से एक भी क्वेश्चन छूट के नहीं जाएंगे। ध्यान से अगर आपने क्लास देख ली, एक बार रिवीजन कर ली, क्वेश्चन एकदम क्लियर रहेंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल में जुड़कर जो भी दिक्कत है कमेंट में बताएं, कहाँ क्या समस्याएं हैं, सब सॉल्व करने की कोशिश की जाएंगी। जय हिंद, थैंक यू सो मच यहाँ तक सुनने के लिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।